आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष चर्चा। इसके अंतर्गत आप संविधान हत्या दिवस पर विशेष चर्चा सुनिए। इसमें विशेषज्ञ के तौर पर भाग ले रही हैं एमईटी यूनिवर्सिटी पटना की सहायक प्राध्यापक खुशबू प्रसाद। उनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। श्रोताओं, धर्मेंद्र कुमार राय का नमस्कार। भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह एक जीवंत दस्तावेज है और समय के हिसाब से इसने हर चुनौतियों का सामना देश को करना सिखाया है। संविधान को लागू हुए भी 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पिछले वर्ष संसद के दोनों सदनों में इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें 75 वर्षों की जो संविधान की यात्रा है उसका लेखा जोखा पेश किया गया, आत्मावलोकन संसद ने किया। कहा भी जाता है कि अगर बेहतर भविष्य की ओर जाना है तो हमें अतीत से सबक लेना बहुत जरूरी है और 25 जून 1975 का जो दौर था हमें याद रखना जरूरी भी है कि किस प्रकार संविधान में बदलाव की कोशिश की गई। देश में उस वर्ष आपातकाल लगा दिया गया और लोकतांत्रिक आज़ादी समाप्त कर दी गई थी। इस काले अतीत को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया गया है, जो सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को मनाने का निर्णय किया है। इस विषय पर आज प्रस्तुत है एक विशेष चर्चा। विशेष चर्चा में भाग ले रही हैं संविधान मामलों की जानकार और विधि संकाय की सहायक प्रोफेसर खुशबू प्रसाद। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार जो संविधान की जर्नी रही है, ये जो आपातकाल का दौर है उसको हमने किस प्रकार उससे सबक लिया। प्रोफेसर खुशबू प्रसाद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसमें आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 1975 में जो देश में आपातकाल लागू हुआ उसने जो है राजनीतिक धारा में क्या बदलाव किए जो हमें देखने को मिले। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर हम देखें तो हमारे देश में 3 बार लागू हुआ। 1975 में ये तीसरी बार लागू हुआ। पहले क्या था कि इमरजेंसी लगाना बहुत आसान था, क्योंकि पहला इमरजेंसी, दूसरा इमरजेंसी और तीसरा इमरजेंसी बहुत लंबे समय तक चलता रहा। पहले लगाना बहुत आसान था, लेकिन रिवोक करना बहुत कठिन था। आज के समय में जब 44th अमेंडमेंट हम लोग किए, 44th अमेंडमेंट के बाद आज के समय में इमरजेंसी लगाना बहुत टफ है और हटाना बहुत आसान। कैसे ये चीज़ बदलाव हुआ जब 44th अमेंडमेंट आया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तीसरी बार इमरजेंसी लगा तो इंदिरा गांधी का क्या महत्वपूर्ण रोल था उसमें। शुरुआती दौर में जब इमरजेंसी लगता था तो वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू लगता था। जब 44th अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट के साथ हम लोगों ने देखा कि हमने स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये चीज़ करना शुरू किया कि अब जब भी इमरजेंसी आने वाले समय में लगेगी 2/3 मेंबर के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ लगेगी, प्लस 50% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट होना ज़रूरी है कि ये इमरजेंसी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को देखने के मिली कि हमने बदलाव क्या क्या किया इस इमरजेंसी को अलग तौर पर लेकर के आने के लिए। नए सिनेरियो में कैसा उसका मूल रूप बदला गया। देखिए, इमरजेंसी 3 तरीके से लगता है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में जब हम बात करें, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और पहले हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि 44th अमेंडमेंट के बाद हटाने के बाद उसको आर्म रिबेलियन का नाम दिया गया। जब हम इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के पार्ट पर हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब आर्म रेबेलियन होता है या इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो हम उसको इंटरनल इमरजेंसी का नाम देते हैं। तो 1975 में जब पहले हम इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो पहला 2 इमरजेंसी, जब भारत पाक के साथ लड़ाई हुई तब, भारत चाइना के साथ जब लड़ाई हुई तब, जब पहली इमरजेंसी लगी थी, इन दोनों को हम लोगों ने एक्सटर्नल इमरजेंसी का नाम दिया। इंटरनल इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस हुआ, जब हमने देखा कि पूरे के पूरे इमरजेंसी के मैंडेट का ही तख्ता पलट हो गया, वैसे सिनेरियो में हमने उसको इंटरनल इमरजेंसी का नाम दिया, जहां पावर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। बहुत सारे कानून पास हुए थे सेकेंड इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि कॉफी पोसा एक्ट, मीसा एक्ट। लोगों को अनलॉफुली डिटेन किया जा रहा था, जो कि हमारे आर्टिकल 22 का सबसे बड़ा उल्लंघन कर रहा है। उसके अलावा हमने कहा कि भाई जब भी इमरजेंसी लगेगी तो आपके मौलिक अधिकार का कोई उपयोग वहाँ पे नहीं होगा। मतलब हम उस पहले अमेंडमेंट के पहले हम आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का कोई महत्वपूर्ण रूप नहीं देख रहे थे, वहाँ पे रूल नहीं देख रहे थे। 44th अमेंडमेंट के बाद कहा गया कि भाई कितने लोगों को डिटेन किया जा रहा है, इतने लोगों को अनलॉफुली डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है,
और ये सबसे बड़ा मूल रूप बना 44th अमेंडमेंट को लाने का, जहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर इमरजेंसी चल भी रही है तो उस रूप में आप अनुच्छेद 20 और 21 का खनन नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा रूप था कि हमने उस सिनारियो से बढ़कर अभी के समय में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 44th अमेंडमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जहाँ पे हम सिविल लिबर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले कहा जाता था कि जब एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या वॉर होगी, मतलब कि एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, तो हम आपके अनुच्छेद 19 को खत्म कर देंगे, हम आपको बोलने का अधिकार नहीं देंगे। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद हमने कहा कि भाई अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो हम आपके अनुच्छेद 19 का खनन नहीं होने देंगे। तो समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। हम लोगों ने सीखा कि कैसे कानून बदल रहा है, कैसे सिस्टम बदल रहा है, और कैसे किसी को पावर अगर दिया जाए तो उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो हमें कैसे रोकना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी, संविधान की जर्नी 1950 से लेकर अभी तक बहुत महत्वपूर्ण रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा हम लोगों ने सबक लिया उस समय के दौर में जो आपातकाल लागू हुआ। आपने 44वें संविधान संशोधन की बात की, इसमें कई सारे जो सेफ गार्ड्स उसमें शामिल किए गए, व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो बरकरार रहेगी, जो आपातकाल भी लागू होगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव था जिससे हम लोगों ने सबक लिया। एक और चीज़ है जो पहले के दौर में राजनीतिक मतभेद हो या अन्य कारणों से प्रेसिडेंट्स रूल बहुत बड़ी संख्या में लागू होते थे, उसमें कमी आई। और ऐसे में जब संविधान ने जो अपनी यात्रा के जो है लागू होने के 75 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं, आप जो है इन बदलावों को किस प्रकार देखती हैं? आप देखिए अभी के समय में तो प्रेसिडेंट रूल बहुत कम लगता है। क्यों लगता है? सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सरकार को चलाने के लिए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ही ध्वस्त हो जा रही है तो हम वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। हम जैसे कि पहले भी आपको बताया कि पहले ये रूल या इमरजेंसी लगाना बहुत आसान था क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हम लोग चल रहे थे। अभी हमने जब संशोधन किया संविधान के अंदर तो हम लोग ये देखते हैं कि ये स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर ये आ रही है और ये लगाना अब आसान नहीं। आज के समय में बहुत खुशी होती है ये बात बोलते हुए कि आज के समय में हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, लोगों के राइट्स के बारे में, अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो गवर्नमेंट है आज के टाइम पे वो इस चीज़ को सबसे बड़ी तवज्जो देते हुए आगे चल रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं। तो हमारे लिए अगर हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो संविधान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। खुशबू जी, हमारा संविधान जो है कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका, लोकतंत्र के जो 3 अंग है उनमें शक्तियों के विभाजन का वर्णन करता है, उसके प्रोविजंस करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र की ये जो यूनिट है उनमें अधिकारों को लेकर टकराव की बात आती है। तो इस परिस्थिति में जो संविधान है किस प्रकार एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करता है, ये टकराव ना हो? जब हम पावर्स के विभाजन के बारे में बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से लाया गया ये जानना। तो मॉन्टेस्क्यू नाम के एक लीगल जूरिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये कॉइन किया कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, सरकार के जो अंग हैं, वो 3 पार्ट में हम उसका विभाजन किया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। हमने बहुत क्लियर तौर पे बताया कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूट करना, लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना। मतलब कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई भी कानून है, कोई भी केस है, उसका हम कैसे किस तौर से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जजमेंट लेकर के आ रहे हैं, ये काम है जुडिशरी का करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रोविजन अलग अलग जगह से उठाए गए हैं। जैसे इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से उठाया गया, वैसे ही मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से लेकर आए। उससे पहले भी एक मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो पहली बार सिविल लिबर्टीज के बारे में बात कर रहा है। अब कोई भी पावर हम किसी को एब्सोल्यूट नहीं दिए। जब एब्सोल्यूट नहीं दिए तो हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्सेप्ट कहाँ का है? वो यूएसए का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हमारे यहाँ जुडिशरी के कार्य इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का हस्तक्षेप नहीं होता है। हमारे ये जो मॉडल है सर, ये मॉडल यूएसए से लिया गया है। कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर एब्सोल्यूट होना चाहिए, ये तीनों अंग आपस में अलग अलग होकर काम करना चाहिए। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन संविधान में इसका एसेंस हम लेकर के आए हैं, स्पिरिट लेकर के आए हैं। लेकिन ये कहीं पे भी किसी भी तौर पर एक्सप्रेस वे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 50 जब आप पढ़ेंगे वो बहुत क्लियरली कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। उसके अलावा हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं।
क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने विभाजन तो कर दिया, हमने कार्यरत तो कर दिया कि किसका क्या काम होगा, लेकिन हमारे यहाँ वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, इसीलिए ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स होते हैं। इसलिए आप आगे देखिएगा कि जब लेजिस्लेचर फुल प्रूफ से कोई ढांचा बनाती है और किसी को कार्यरत करती है, कमीशन बनाती है, तो वो अपना पावर डेलीगेट करती है, जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। पॉलिसीज जो बनाना है वो अपने अनुसार बनाए, बिल्कुल उसका दायरा और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल तय कर देते और हैं। ये तय करना बहुत जरूरी है कि कहीं पे भी अगर आप देखिएगा सेपरेशन ऑफ पावर एब्सोल्यूट होगा, कहीं नहीं है। ये एक अलग दुनिया में पॉसिबल है, कहीं और नहीं। जब हम यूएसए मॉडल के बारे में बात करते हैं सर, तो यूएसए में भी हल्का फुल्का ओवरलैपिंग ऑफ पावर है, तभी तो हम देश को चला पाएंगे। और दो हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो ये चीज़ें होती ही रहेंगी, क्योंकि जब तक मेल मिलाप होकर के काम नहीं होगा तब तक चीज़ें चलेंगी नहीं। चर्चा में हम लोगों ने आपसे जाना कि किस प्रकार जो है आपातकाल के दौर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ और उसके 50 वर्ष बीत गए हैं, 5 दशक से अधिक का समय हो गया है। सेफगार्ड्स की आपने बात बताई। एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा कि जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने का भी जो प्रक्रिया थी, राजनीतिक विद्वेष हो या राजनीतिक भावना से जो आपातकाल राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते थे, उसमें कमी आई है। और कहीं ना कहीं जो भारत जो है राज्यों का जो संघ है, जो संविधान में वर्णन किया गया, तो संघीय भावना को जो है, एक संघीय ढांचा को जो है एक शक्ति प्रदान किया गया है और उसकी भावना को प्रबल करने की कोशिश की गई है, ताकि अलग अलग जो क्षेत्रीय विविधता, जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, उसके आधार पर जो राज्य है एक साथ एक राष्ट्र के रूप में सामने आए। तो ये भावना किस तरह से प्रबल हुई है, स्ट्रेंथन हुई है? इंडिया जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है। हमारे यहाँ जब संविधान को हम देखते हैं तो संविधान को हम फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर में देखते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर का कहना था कि हमारा जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर है, वो ढांचा बहुत रिजिड है, उसके अंदर जो फ्लैश एंड ब्लड हमने डाला है मूलतः रूप से वो यूनिटरी कॉन्सेप्ट डाला है, इसीलिए हम लोग क्वाज़ी फेडरल कहलाते हैं। क्वाज़ी फेडरल का मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी फेडरल नहीं है। इसको शब्द को देने वाले इंसान का नाम था केसी वेयर। सो इनका सिंपल ये कहना था कि हमारे यहाँ चीज़ें रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी हैं, तो समय के साथ साथ चीज़ें अपना रूप बदलती हैं। रिजिड हम कब बनते हैं? रिजिड हम तब बनते हैं जब हम देखते हैं कि आपत्ति काल में कोई हम इमरजेंसी प्रोविजन लगा रहे हैं। सिनेरियो पहले इसलिए अलग था सर, क्योंकि समय के साथ साथ लोग चलना नहीं चाह रहे थे, हम अपने अकॉर्डिंगली चलना चाह रहे थे और हम किसी को भी एक मूल रूप से एक तरीके से सारा का सारा पावर दे रहे थे, हम कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे थे। सो आज के टाइम पे किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसीलिए हम कहीं पे भी किसी भी इंसान को एक छत्र राज नहीं दे रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए। सो समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। जिस संविधान हत्या दिवस की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि जब आपातकाल का दौर था उसमें नौकरशाही जो है एक तानाशाही में बदल गई थी और जो चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है उसमें उसको जो है बहुत आघात पहुंचा था। तो जो 50 साल के बाद जो है आपातकाल लागू होने के बाद आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार जो है टुवर्ड्स जो पब्लिक की तरफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है? और हमने देखा भी है कि कई सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए हैं, पीपल सेंट्रिक बनाया गया। आप इसे कैसे देखती हैं? उससे अगर सबक लिए गए हैं तो समय के साथ साथ अगर देखिए तो चीज़ें बहुत पीपल सेंट्रिक हुई हैं, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे कानून पास किए। देखिए जब 44th अमेंडमेंट आया उसके पहले 42nd अमेंडमेंट था। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग कायदे से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान कायदे से। उसमें बहुत सारे पावर्स जो हैं एक छत्र तौर पर किसी को दिए गए थे। उसके बाद हमने 44th अमेंडमेंट लेकर के आकर के उस पावर को न्यूट्रलाइज किया, और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट और सिविल लिबर्टीज़ के बारे में, जहाँ पे हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन फिलॉसफी और इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें कि हम कैसे चीज़ों को आगे मूलतः तौर पर देखेंगे। ये चीज़ें बहुत बदलाव लेकर के आई, क्योंकि हम जहाँ से चलना शुरू किए थे वहाँ से लेकर अब तक सोच भावना बहुत कुछ बदली है। जहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में, तो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म एक पार्ट आप समझिए जो बहुत बड़ा रोल प्ले की है इस चीज़ के लिए। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं पे लिखा हुआ है, ये एसेंस है जिसको हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं।
जी, आपातकाल के दौर में हमने ये भी देखा कि जो विचारों की अभिव्यक्ति और बोलने की जो स्वतंत्रता है उसको सप्रेस किया गया था। बिल्कुल। और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जिसे मीडिया हम कहते हैं या प्रेस कहते हैं, उस पर दबाव था, सेंसरशिप लागू की गई थी। अगर उससे हम उस दौर से तुलना करें आज के समय में, जहाँ मीडिया का जो है जो लैंडस्केप है बहुत बड़ा है, बिल्कुल। अलग अलग तरह के मीडिया हैं, आप कैसे देखती हैं आज के दौर में मीडिया की स्वतंत्रता को? 1975 से लेकर के 2024 में हम लोग जी रहे हैं। तब से लेकर अब तक मीडिया बहुत इवॉल्व किया है। आप जब इमरजेंसी का समय देखिए तो वहाँ पर हमने इमरजेंसी में मीडिया को ही पब्लिकेशन करने से मना कर दिया। कोई भी कोर्ट का प्रोसीजर कहीं पे भी होता, हमने पब्लिश करने के लिए उस चीज़ को मना कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, हमने कर्व कर दिया कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में नहीं जाएगी। तो मीडिया के पहले पास दबाव था जो हम लोगों ने किया। आज के टाइम पे मीडिया ही सब कुछ है। मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल निभा रही है किसी के लिए आवाज़ बनने के लिए। आज के टाइम पे जो चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं मीडिया के टाइम पे, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है मीडिया को वहाँ लेकर आने के लिए। आज के टाइम पे मीडिया वैसी चीज़ों को बाहर लेकर के आ रही है जहाँ पे चीज़ें लोग बोल नहीं पा रहे थे, जहाँ चीज़ें लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ें दबी हुई थी। आज के टाइम पे मीडिया जो है वो प्रॉपर एब्सोल्यूट फ्रीडम का काम कर रही है, जहां पर हम आर्टिकल 19(1)(a) के रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 के अंदर दिया हुआ है। सो मीडिया तब से लेकर के अब तक बहुत शानदार जर्नी रही है मीडिया की चीज़ों को लेकर के आने के लिए। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पहले बस क्या था, बोलना लिखना या जेस्चर के तौर पर। विजय एमोनुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में हम देखें कि भाई साइलेंस भी जो है वो एक्सप्रेशन का काम कर रही है। हम मीडिया का सबसे बड़ा रोल जहां पर देखें, जहां पर हम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1A के अंदर, तो सर मीडिया तो बदलाव लेकर के आएगी ही, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो मीडिया जो है वो चौथे स्तंभ का पार्ट रोल प्ले कर रही है हमारे यहाँ, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है किसी भी इंसान को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हैं। जी, जो जैसे कि बात हो रही थी कि मीडिया का लैंडस्केप बहुत चेंज हुआ है और डिजिटल मीडिया बहुत है, तो क्या चैलेंजेस आप देख रही हैं एक अगर कानून के पर्सपेक्टिव में बात करें? क्योंकि जिस तरह से जो है जिस तरह से जो डिजिटल मीडिया का विस्तार हुआ है, उस तरह से लोग एक अपने दायरे से बाहर निकल के दूसरे के दायरे का हनन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, उसका जो है उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या चुनौतियां आप देख रही हैं? सब प्राइवेसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। देखिए प्राइवेसी कहाँ पर दी हुई है, क्योंकि हम कभी भी किसी कानून के बारे में बात करते हैं कि बहुत ज़रूरी है जानना कि ये कहीं किसी कानून में दिया हुआ है कि नहीं, कि हम और आप बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो प्राइवेसी जिसको हम बात कर रहे हैं, ये अनुच्छेद 21 का पार्ट है। अनुच्छेद 21 में ये पहले बस हम केस लॉज के थ्रू लेकर के आए। सो एक फ़ोन टैपिंग केस आया था जिसमें पहली बार इसमें को जानने के लिए मिला था कि कोई भी इंसान किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकता बिना पूछे, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर अगर हम पर हो रहा है तो उस रिगार्ड में हम फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ऑन एंड ऑफ होता रहा। 2018 में केस आया केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे हम पहली बार आधार केस के द्वारा जाने कि अच्छा प्राइवेसी भी एक अधिकार है और वो अधिकार हमसे कोई नहीं ले सकता, और ये अधिकार कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 21 के अंदर दिया हुआ है। तो मीडिया के बारे में जब हम बात करें और सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो आज के टाइम पे प्राइवेसी जैसा कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम कई बार स्व इच्छा से अपनी प्राइवेसी को लोगों को दे रहे हैं। या हेट स्पीच, जहां पर हम स्पीच करने के बारे में बात करें, लिखने या बोलने के बारे में बात करें, लोगों को आप देखिएगा हेट स्पीच करते हैं। नाउ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जहां रिस्ट्रिक्शन हम दे रहे हैं कि कोई भी इंसान सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा, 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल, बोलते हैं, जहां पर हम डिफेमेशन नहीं करेंगे, जहां मोरालिटी और डिसेंसी के अगेंस्ट में कुछ बात नहीं करेंगे, जहां पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर या आपके सरकार के विरुद्ध अगर हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो हम वहां पर रोकेंगे। हम इस चर्चा के अंतिम दौर में हैं। एक प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, एक अकादमिक विशेषज्ञ के तौर पर, जो संविधान के मूल्य हैं उसके बारे में आम व्यक्ति को, खासकर युवा पीढ़ी को, किस प्रकार अच्छे से जानकारी देने की,
जागरूक करने की जरूरत है। लोग अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्तव्य जो है, क्या उनके कर्तव्य हैं, मूलभूत कर्तव्य हैं, उसको लेकर जो बहुत नेग्लिजेंस है। तो आपको क्या लगता है कि किस स्तर पर इंटरवेंशन की जरूरत है? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब हम अधिकार के बारे में बात करते हैं तो कर्तव्य उसके साथ साथ आता है। एक जूरिस्ट थे सामंत, जिसका कहना था कि कर्तव्य और आपका अधिकार, ये दोनों जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों कोलैटरल हैं एक दूसरे के। सो आप बस अधिकार नहीं कर सकते, आपको कर्तव्य जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो 44th अमेंडमेंट, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, 44th अमेंडमेंट ही इस चीज़ को लेकर के आया, जहां हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ चेंजेस देखे, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम देखें कि उसका इनकलकेशन हुआ, उसको हम ले करके आए। सो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थे। 86th अमेंडमेंट जब हम ले करके आए, जहां फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करें, तो अनुच्छेद 21A आया और 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया। तो हम जब अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, हमको साइमल्टेनियसली देखना बहुत ज़रूरी है। आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है कि अधिकार के साथ साथ इनका क्या रोल है संविधान के प्रति, देश के प्रति, और जहां वो रह रहे हैं उनके प्रति, और आसपास के लोगों को कैसे उजागर करने के लिए। जो है रिफॉर्म के प्रयोग के तौर पर है, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें कई बदलाव आए हैं, चुनाव सुधार हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का जो प्रेरणा स्रोत संविधान है, वो सर्वोपरि है। खुशबू जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे साथ जो है संविधान को लेकर, जो है आपातकाल को लेकर विभिन्न विषयों पर आपने चर्चा किया, कई जानकारियां दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेश्वर, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही विशेष चर्चा का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत किया गया।